सेक्शन 15 पढ़िए। Section 15 General rules of succession in case of female Hindus. अब किसी प्रॉपर्टी को जो है कैसे डिवोल्व की जाएगी, अभी हमने सेक्शन 8 में पढ़ा है कि हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेल हिंदू शैल बी डिवोल्व। तो आपने कहा सर क्लास 1 एयर को होगी, फिर क्लास 2 को होगी, फिर एग्नेट को होगी, फिर कोगनेट को होगी। तो यहाँ भी कुछ ऐसी हायरार्की होगी कि पहले किसको होगी प्रॉपर्टी डिवोल्व, फिर अगर ये नहीं होंगे तो किसको होगी, थर्ड नहीं होंगे तो सेकंड नहीं होंगे तो थर्ड को होगी, थर्ड नहीं होंगे तो फोर्थ को होगी। कौन है सर आप बताइए। Subsection 1 The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in Section 16. Clause A Firstly upon the sons and daughters, including the children of any predeceased son or daughter and the husband. देखिए पहले कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व होगी वो सन और डॉटर में होगी, और अगर सन और डॉटर जो है उनकी डेथ हो गई तो उनके बच्चों में होगी। सन और डॉटर, सन और डॉटर नहीं है तो उनके बच्चों में, ठीक है। उसके बाद हस्बैंड एंड हस्बैंड, क्लॉज 1 में इनको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर कोई फीमेल हिंदू फीमेल एंटीस्टेट डेथ हो जाती है, बिना विल बनाए उसकी डेथ हो जाती है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए बिना उसकी डेथ हो जाती है, तो इन द एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन प्रॉपर्टी किस किस में डिवॉल्व होगी, किसको जाएगी प्रॉपर्टी, तो किसको जाएगी, फर्स्टली टू दी सन, डॉटर, सन और डॉटर के बच्चे और हस्बैंड। सेकंड आइए बी। Clause B Secondly upon the heirs of the husband. heirs ऑफ द हस्बैंड पर वेट, नेक्स्ट। Clause C Thirdly upon the mother and father. देखिए पहले जो प्रॉपर्टी है फीमेल की सन को जा रही है, डॉटर को जा रही है, हस्बैंड को जा रही है। फिर कह रहे हैं कि सेकेंडली एयर्स ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के एयर्स को जाएगी। थर्डली अपॉन द मदर एंड फादर, किसके मदर एंड फादर, फीमेल हिंदू के। फोर्थली Fourthly upon the heirs of the father. फोर्थली अपॉन द एयर्स ऑफ द फादर, फादर के एयर्स पर। नेक्स्ट। Clause E Lastly upon the heirs of the mother. लास्टली अपॉन द एयर्स ऑफ द मदर। देखिए कहीं भी किस प्रॉपर्टी को जो है, अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी को डिवॉल्व हो रही है इंटी स्टेट वेयर एनी फीमेल हिंदू डाइज इंटी स्टेट, द प्रॉपर्टी शैल बी डिवॉल्व अकॉर्डिंगली। फर्स्टली उन्होंने कहा कि ऐसी फीमेल हिंदू के सन, डॉटर और उसके हस्बैंड में होगी। उसके बाद कहा कि हस्बैंड के एयर्स में होगी। थर्डली उन्होंने कहा कि मदर फादर में होगी। फोर्थली कहा कि फादर के एयर में होगी। और फिफ्थली क्या कहा है कि अपॉन द एयर्स ऑफ द मदर। ठीक है, यहां तक तो बात सही है। लेकिन अगर किसी फीमेल हिंदू की वेयर अ प्रॉपर्टी हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर और मदर, उन्होंने प्रॉपर्टी को अपनी माता से या फादर से इनहेरिट किया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी किस में डिवॉल्व होगी अगर सन और डॉटर नहीं है तो, इन एब्सेंस ऑफ द सन एंड डॉटर, प्रीडिसीज सन एंड डॉटर। देखिए पढ़िए। Section 2 Notwithstanding anything contained in subsection 1, clause A, any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of any predeceased son or daughter, not upon the other heirs referred to in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heirs of the father. समझ रहे आप? जनरली अब ये दो नहीं है तो किसको जानी चाहिए? वेयर प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर और फादर, मदर और फादर से ली है। हमने जनरल रूल बताया कि जनरल रूल जो है सेकंड क्लॉज जाएगा। सेकंड क्लॉज कह रहा है कि
पहले तो फर्स्ट में कह रहे कि हस्बैंड को जाएगी, फिर कह रहे कि अगर ये तीनों भी नहीं है तो किसको जाएगी, एयर्स ऑफ द हस्बैंड, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एयर्स ऑफ द हस्बैंड नहीं, डी को जाएगी। अब देखिए डी में कौन है, एयर्स ऑफ द फादर। फादर। अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये पैसा कहाँ से मिला हुआ है, सब अम्मा और अब्बा से। नेक्स्ट, Clause B. Any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve in the absence of any son or daughter of the deceased, including the children of any predeceased son or daughter, not upon the other heirs referred to in subsection 1 in the order specified therein, but upon the heirs of the husband. समझ रहे हैं? अब कह रहा है कि वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज बीन इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ, अगर फादर इन लॉ से या किसी फादर इन लॉ से या हस्बैंड से कोई प्रॉपर्टी को लिया था, इनहेरिट किया था, अब अगर वो इंटेस्टेड डाइज हो जाती हैं तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? तो उन्होंने क्या कहा, अगर सन और डॉटर नहीं है तो किसको जाएगी, एयर्स ऑफ द हस्बैंड। अंडरलाइन कीजिएगा, एयर्स ऑफ द हस्बैंड, यही है ना? Yes. चलिए, पूछा जाता है, कोर्ट में एक प्रॉब्लम आई, पूछा कि वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम ए हिंदू फीमेल फ्रॉम हर फादर और मदर, उस प्रॉपर्टी को कहाँ जाएगी वो? तो आपने कहा कि एयर्स ऑफ द फादर एंड मदर, लेकिन कहा कि वेयर फादर एंड मदर इज अलाइव। समझ रहे हैं आप? फादर और मदर ही अलाइव है, देन तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोज बैक टू द सोर्स फ्रॉम वेयर इट हैज बीन इनहेरिटेड, जहां से ली गई थी। केस का नाम लिखिए। फर्स्ट केस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलवंत सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलवंत सिंह। सेकंड लेटेस्ट केस लिखिए, अरुणाचल, ARUNCHAL, अरुणाचल वर्सेस पुन्नु स्वामी, PUNNU, पुन्नु स्वामी, 2022। क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इसमें? सर जहाँ पे मदर और फादर है तो रिवर्स बैकवर्ड। समझ रहे हैं? अगर कोई प्रॉपर्टी जो है मदर और फादर से इनहेरिट की गई है और वो प्रॉपर्टी जो है अब सन और प्रीडिसीज सन के बच्चे भी नहीं हैं, वो भी चले गए, तो कहाँ जाएगी प्रॉपर्टी? तो कहा कि वो गो बैक टू द रिसोर्स, जहां से आई थी। ठीक है, गो बैक टू द सोर्स फ्रॉम वेयर इट हैज बीन इनहेरिटेड। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, 16। Section 16. Order of succession and manner of distribution among heirs of a female Hindu. The order of succession among the heirs referred to in section 15 shall be, and the distribution of intestate property among those heirs shall take place according to the following rules, namely, जी, कैसे सक्सेशन होगा अगर कोई फीमेल है? तो आपने कहा कि आपने बताया सर इन 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 में होगा, लेकिन होगा कैसे? हाउ इट विल टेक इफेक्ट? रूल 1, Rule 1. Among the heirs specified in subsection 1 of section 15, those in one entry shall be preferred to those in
any succeeding entry, and those included in the same entry shall take simultaneously. ठीक है, कह रहा है कि जो क्लॉज 1 में है पहले उनको होगी, देन आफ्टर सक्सीडिंग एंट्रीज को होगी। रूल सेकंड, Rule second, if any son or daughter of the intestate had predeceased the intestate, leaving his or her own children alive at the time of the intestate's death, the children of such son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken if living at the intestate's death. सीधी सी बातें कह रहा है कि अगर इंटरस्टेट जो मरे हैं उनके सन और डॉटर है और उनके भी जो है सन और डॉटर हैं जो उनसे पहले प्रीडिसीज हो गए, तो कह रहे हैं कि वो भी उतना ही इक्वल शेयर इनहेरिट करेंगे। छोड़ दीजिए, अब आ जाइए सेक्शन 18, फुल ब्लड प्रीफर्ड हाफ ब्लड। फुल ब्लड क्या होता है? व्हाट इज फुल ब्लड? फुल ब्लड क्या होता है? सब जब दो पर्सन रिलेटेड होते हैं ये चीज बाय फुल ब्लड, जब वो कॉमन एंसेस्टर से होते हैं और सेम वाइफ से होते हैं। कॉमन एंसेस्टर सेम वाइफ, मतलब कि ए हैं, ए की दो वाइफ हैं, W1 W2, W1 से एक्स हुए, W2 से वाई हुए, तो ये क्या है? फुल ब्लड है। नो सर, और हाफ ब्लड है। अच्छा, तो फुल ब्लड कैसे हुए? जब ए है और ए की वाइफ है डब्ल्यू, ए की वाइफ है डब्ल्यू और उनसे दो बेटे पैदा हुए एक्स और वाई, तो ये क्या हुए? फुल ब्लड। ये फुल ब्लड। अच्छा, अच्छा, एक एक्स है, एक्स की शादी डब्ल्यू से हुई, डब्ल्यू से एक बेटा पैदा हुआ एक्स, एक्स की ए की शादी डब्ल्यू से हुई, डब्ल्यू से एक बेटा पैदा हुआ एक्स, डब्ल्यू की शादी फिर किसी और से हो गई और उससे पैदा हुआ वाई, ये क्या है? यूट्राइन ब्लड। एक्स और वाई का रिलेशन क्या होगा? where there is same common ancestors from the different husband, फिर क्या होता है? यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड। हिंदू मैरिज एक्ट की कौन से सेक्शन में है? ठीक है, डी में 3D। और सक्सेशन के कौन से सेक्शन में है? जी 3E में। 3 डी में, E2। E। ई में कौन कौन डिफाइन है? फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड, तीनों। यस सर। सी में है। नेक्स्ट आ जाइए, 18 पढ़िए जरा जल्दी से। सेक्शन 18, full general provisions relating to succession. Section 18, full blood preferred to half blood. Heirs related to an intestate by full blood shall be preferred to heirs related by half blood if the nature of the relationship is the same in every other respect. देखिए क्या कह रहे हैं कि फुल ब्लड हाफ ब्लड पर प्रीफर होंगे, वरीयता दी जाएगी फुल ब्लड को हाफ। पूछा जाता है कि ये प्रिजम्पशन कौन सी है, कौन सी प्रिजम्पशन है ये? बताइए कौन सी प्रिजम्पशन है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, शैल वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा, रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट आइए 19। Section 19, mode of succession of two or more heirs. मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ टू और मोर heirs, जी कैसे होगा बताइए? If two or more heirs succeed together to the property of an intestate, they shall take the property, clause A, save as otherwise expressly provided in this act, per capita and not per stripes. पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिवोल्व होगी प्रॉपर्टी, नॉट पर स्ट्रिप्स।
पर स्ट्रिप्स नहीं होगी, ठीक है। पर कैपिटा जाके देखिए, हमने कल बताया था कि कैसे होगी। अगर उनकी एक वाइफ है, एक सन है, एक डॉटर है, तो तीनों में एक 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 बटेगा। क्लियर है? तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट 20, सेक्शन 20 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Section 20. Right of child in womb. मनु सेज, कौन है मनु? मनु सेज daughters once given in a marriage and partition once made in a life. Explain. समझे बात? मनु कहते हैं कि डॉटर को शादी में एक बार दिया जाता है और लाइफ में पार्टीशन भी एक ही बार होता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? पढ़ेंगे, आइए जरा। 20 रिलेशन बैक थ्योरी। इस सेक्शन का नाम है रिलेशन बैक थ्योरी। रिलेशन बैक थ्योरी पढ़े जरा, फिर थोड़ा सा तुम्हें समझ आएगा। A child who was in the womb at the time of the death of an intestate and who is subsequently born alive shall have the same right to inherit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with the effect from the date of death of the intestate. देखिए कह रहा है कि अगर वेयर एनी पर्सन who dies intestate and at the time of the death a child was in the womb of the mother and subsequently he born alive, he shall be entitled to get a right in the property even the property has been partitioned. समझ रहे हैं आप? सपोज करिए ए है, ए के एक बेटा है बी और उनकी एक वाइफ है डब्ल्यू। बेटा बी कहता है पापा हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम पार्टीशन चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। एंड एट द टाइम व्हेन ही इज क्लेमिंग अ पार्टीशन, द अनदर चाइल्ड वाज इन द वूम्ब ऑफ द मदर। डब्ल्यू की वूम में एक और चाइल्ड था, ठीक है, जिसका नाम था S1। तो बताइए प्रॉपर्टी कैसे डिवोल्व होगी? किस किस में प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी? जी देखिए कहता है कि जहां पर कोई पर्सन अगर पार्टीशन हो गया और वो वूम में है, उनका भी हिस्सा मिलेगा। he will also be entitled to get a share in the property because section 20 talks about the relation back theory। रिलेशन बैक थ्योरी की बात करता है और इसीलिए अगर हम इसको एक दूसरे एग्जांपल में पढ़ें, सपोज A has dies intestate without making any instrument or without making any testament instrument in favor of any person. If he dies intestate without making gift or will any testamentary statement and at the time of the death the property was devolved in son S1, सन थे ए के, एक सन था S और एक डॉटर थी D। इनकी ए की डेथ हो गई, ए की डेथ के बाद पार्टीशन हुआ,
पार्टीशन में ए, बी और सी जो एक एस है और डी है, इन्होंने हिस्सा लिया और माँ को हिस्सा मिला. Then again, Ma has adopted a child. Whether an adopted child is entitled to get an interest or not. यस सर. क्या adopt? नो सर, जब पार्टीशन होने के बाद जब एडॉप्शन लिया गया है तो फिर सर फिर जो बचेगा उसी में से ना मिलेगा उसको. एंटाइटल होगा. अभी तो कह रहा है भाई. आप आइए जरा सेक्शन 12 क्लॉज सी ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़िए जरा. जी सर सेक्शन 20 को क्या हम टीपी एक्ट से रिलेट कर सकते हैं? वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला जो सेक्शन है 19. सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट. बिल्कुल. ओके सर. वहां तो वेस्टेड तो मिल ही रहा है. हम हमारा यहाँ मत ये है कि अगर पार्टीशन हो गया, देखिए आप समझ नहीं रहे बात को. आप कह रहे हैं कि अगर अनबोर्न है, फादर की लाइफ टाइम में अगर इन वोम बच्चा नहीं है, पता ही नहीं चला एट द डेथ ऑफ द फादर कि द वाइफ ऑफ सच पर्सन इज प्रेग्नेंट, सब्सिक्वेंटली पता लगा शी इज प्रेग्नेंट, पार्टीशन हो चुका. अब क्वेश्चन ये है कि क्या इनको हिस्सा मिलेगा कि नहीं, जो सब्सिक्वेंटली. जी इसमें तो सर हिस्सा मिलेगा. ये तो सर लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा ना, वो 280 डेज वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है. वो तो लेजिटिमेट है ही है. वो तो अरे पार्टीशन हो गया. आप बात क्यों नहीं समझ रहे? पार्टीशन हो गया प्रॉपर्टी में. फिर भी मिलेगा. समझ रहे? मिलेगा. सर. मेन मुद्दा है कि पार्टीशन हो गया है, तो क्या पार्टीशन रीओपन हो सकता है? क्योंकि मनु कहते हैं कि पार्टीशन इज मेड वंस इन अ लाइफ. पार्टीशन एक बार होता है. एंड व्हेन अ पर्सन इंटेंडेड टू पार्टीशन द प्रॉपर्टी, इट हैज डन. नथिंग कैन प्रिवेंट अ पार्टीशन. अगर पार्टीशन हो गया, क्या अब रीओपन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मनु ने कहा कि रीओपन नहीं होता, लाइफ में एक ही बार होता है पार्टीशन. रीओपन हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 रिलेशन बैक थ्योरी, where a child who at the time of the death of the intestate was in the womb of the mother, he shall be entitled to get a right in the property as if he had been alive at the death of the intestate. Yes या no? Yes, sir. 12 का सी पढ़िए जरा. Section 12, clause C. 12 पढ़िए पूरा, पहले 12 के ऊपर की लाइन. Section 12, effects of adoption. अडॉप्शन के इफेक्ट्स क्या होंगे? सी पढ़े. Clause C. The adopted child shall not divest any person of any state which vested in him or her before the adoption. Are you getting my point? Yes, sir. Yes sir. Where any person has been in the possession of the property and any partition has been done prior to the adoption, क्या adopted child कर सकते हैं? अब समझिएगा कि देखिए, माइक ऑफ करिए. जब मैं कहता हूँ ऑन करने के लिए, तब तुम्हारे माइक ऑन नहीं होते हैं. अडॉप्टेड चाइल्ड जो है, सपोज करिए एक ए है, ए की डेथ हो गई एंटी स्टेट, लेकिन ए की लाइफ टाइम में उनके दो बच्चे थे, बी और सी. पार्टीशन हुआ.
पार्टीशन के टाइम इनकी एक विडो थी W, तीनों ने हिस्सा बांट लिया अपना अपना। यस नो, बांट सकते कि नहीं मिताक्षरा लॉ में? कितना हिस्सा मिलेगा यस तीनों सर, को? यस सर, 1/3 1/3 इक्वल मिला। इक्वल। 1/3 मिलेगा। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द इंटेस्टेट पर्सन, इन्होंने बाय कस्टम और यूसेज एक चाइल्ड अडॉप्ट किया। अब वो हिस्सेदार होगा कि नहीं प्रॉपर्टी में? सर होल ऑफ प्रॉपर्टी में तो नहीं होगा, आई थिंक मदर की प्रॉपर्टी जो भी अडॉप्ट कर रहा है उसमें होगा। 1/3 वाले में वो ले सकता है। लाइक अगर विडो अडॉप्ट कर रही है तो विडो की प्रॉपर्टी में ही विल टेक। मतलब कि वो कुपासनर नहीं रहा। सो 1/4 होगा अभी, इक्वल मिलेगा। कुपासनर होगा कि नहीं होगा? कोपार्टनर होगा सर। कुपासनर होता है भाई हिंदू अडॉप्शन, याद रखिएगा। अडॉप्टेड चाइल्ड के सेम राइट होते हैं। जरा इसी में देखिए, पढ़ दीजिए जरा ये पूरा, तो आपका कंफ्यूजन दूर कर दे। Section 12. An adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes, with effect from the date of the adoption, and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adoptive family. समझ रहे हैं? जिस दिन अडॉप्शन हुआ उसी दिन उसके जितने भी राइट्स थे सब सीवियर हो जाएंगे। जहां से आए हैं वो खत्म। और कहाँ एग्जिस्ट हो जाएंगे? जिस फैमिली में आ रहे हैं। अनामिका क्या नाम है तुम्हारा? यस सर। अब सही है बात या थोड़ा सा भी झूठ लग रहा है? सर क्लियर हो गया। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट। समझ रहे हैं? अब समझिएगा बात। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेयर a daughter has been in the possession of any property, she will not be divested from her right. उनको नहीं किया जाएगा। she will not be divested from her right. फाइनली जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उनको हिस्सा मिलेगा, बट द डॉटर शैल नॉट बी डाइवेस्टेड फ्रॉम हर राइट। अब उनको जो सन का और अम्मा का हिस्सा है इसको दोबारा रीओपन किया जाएगा, इसमें से मिलेगा। क्लियर है? केस भी तुम्हें बता ही देते। ठीक है? सर डॉटर मतलब इसमें मैरिड डॉटर या अनमैरिड डॉटर? अनमैरिड डॉटर। अनमैरिड डॉटर। मैरिड डॉक्टर का तो प्रॉपर्टी पे राइट ही नहीं है सर। हैं? कहाँ लिखी है ये बात? सर मैरिड डॉटर का तो प्रॉपर्टी पे राइट ससुराल की साइड हो जाता है ना, इन लॉज के साइड। लिखी कहाँ है ये बात कि उनका राइट सीज हो जाता है सर शादी ये होने के आई बाद? थिंक किसी केस लॉ में आई थी। हैं? सर आप हमें भेजना जरा वो केस लो कौन सा है। यस। सर इस चीज को हम नहीं समझे। काहे को? जब मैं कल लास्ट वाला पूछता हूँ तब भी आप नहीं बोलते हैं। अब आप समझे नहीं, दोबारा फिर हम समझाएंगे। जब कल पूछूंगा फिर माइक बंद रहेगा। भाई सीधी सी बात है, हमने आपको कहा कि आप बताइए अगर कोई फादर की डेथ के बाद वो एक वाइफ जो है W अडॉप्ट करती है चाइल्ड, वो किसका हिस्सा लेगा? रूल कहता है कि अब पार्टीशन रीओपन नहीं होगा। पार्टीशन एक बार होता है लाइफ में।
लेकिन कहा नहीं, आफ्टर द एक्ट ऑफ 1956 इट मे बी रीओपन्ड वेयर अ चाइल्ड हैज बीन अलाइव, और कहा कि वो ऐसा माना जाएगा कि जैसे उस दिन अडॉप्ट किया हो जिस दिन वो जिंदा था। कौन? एंटी स्टेट पर्सन हु हैज डाइज एंटी स्टेट, और माना जाएगा कि ही वाज अडॉप्टेड एंड ही हैज बीन अडॉप्टेड विद द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। ठीक है, तो पूरा पार्टीशन जो है ओपन हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डॉटर का राइट है, जो डॉटर वेयर एनी डॉटर हैज बीन वेस्टेड इनटू एनी प्रॉपर्टी, शी विल नॉट बी लायबल टू बी डाइवेस्टेड फ्रॉम हर राइट। तो किसके राइट बचे? अब दो के बचे, दो में से उनको मिलेगा। इज इट क्लियर? सर इसमें डॉटर फिर कहाँ से आ गई? डॉटर कहाँ से आ गई? अनामिका, यस सर। कहाँ से आई है डॉटर? है, बताओ। सॉरी सर, डॉटर मैंने नहीं समझे आप? हर्ष, कहाँ से आई है डॉटर? वो तो अडॉप्ट किया ना सर। नहीं, वो तो थी ना पहले। क्या पहले बी और सी नहीं थे? एक सन एक डॉटर है, समझ रहे हैं आप? उनका नाम बदल दीजिए ना, एस और डी कर लीजिए। बाय कस्टम वो उनके डेथ के बाद एक और अडॉप्ट कर लेती हैं, तो वो किसका हिस्सा लेंगे? ये है मुद्दा। नेक्स्ट आइए। ठीक है, क्लियर? यस नो? यस। सही सही बताइएगा। हंसने की क्या बात है इसमें? क्या कह रही हो, समझ नहीं आया? कौन से सर डॉटर? वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। अब आइए जरा नेक्स्ट। देखिए, मनु कहते हैं कि एक ही बार शादी होती है, एक ही बार लड़की को कन्यादान में दिया जाता है, और एक ही बार पार्टीशन होता है। तो शादी से रिलेटिंग अगर आप बात करें, एक बार होती है, क्या अब अभी भी एग्जिस्ट करता है? स्टेटमेंट ट्रू है? तो नहीं, आज के समय में ट्रू नहीं है, बिकॉज आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ द डिवोर्स और विडो रीमैरिज एक्ट, द कंसेप्ट इज, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू। after the divorce of the after the divorce, the divorcee may get married again, or either of the party may get married again। ऐसा ही विडो रीमैरिज एक्ट के बाद विडो शादी कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट आज के टाइम में ट्रूथ नहीं है। यस नो? यस सर। दूसरा स्टेटमेंट के पार्टीशन एक बार होता है लाइफ में, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सेक्शन 20 एंड 12C। क्लियर? यस सर। यस देखिए, सर। समझेंगे तो समझ आएगा, और अगर इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो नहीं आने वाला। ये बात समझ लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, 21। सेक्शन 21, प्रिजम्पशन इन केसेस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ्स। अगर कोई साइमल्टेनियस डेथ हुई है, एक साथ एक के बाद एक डेथ हुई है, तो किसे पहले मरा माना जाएगा, किसको बाद में? तो कहा कि यंगर सर्वाइव करेगा एल्डर के ऊपर। माना जाएगा कि यंगर सर्वाइविंग था, एल्डर मर गया था। अंडरलाइन कर लेना। और पूछा जाता है ये कौन सी प्रिजम्पशन है? मे प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है, व्हाट इट इज? शैल प्रिज्यूम। सेल प्रिज्यूम सर। शैल प्रिज्यूम है। तो शैल प्रिज्यूम क्या होती है? कंक्लूसिव प्रूफ। Presumption of law. व्हाट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ?
रेब्यूटेबल, इरेब्यूटेबल, रिबटेबल रिबटेबल सर। ट्रिब्यूटेबल, सर रेब्यूटेबल, Rebutable presumption of law. रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। साक्षी बोल पड़ी, तुम समझ आ रहा है तुम्हें? नहीं, जी सर आ रहा है। 20 आ गया सही में? 20 और 12 का रिलेशन। सर 20 तो आ गया, पर सर वो 12 वाले में अभी भी कंफ्यूजन है, एडॉप्टेड सन वाले में। देखिए, अब एक बात मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर कोई ए बंदा है, उसके 2 बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? एक का नाम एस है, एक का नाम डी है। अब जो है बाय कस्टम, मैं कह रहा हूं बाय कस्टम एंड यूसेज, अब एंटी स्टेट एक पर्सन, उसकी डेथ हो गई, पार्टीशन हो गया, उनकी आमली में डेथ हो गई, तो 1/3 1/3 1/3 हुआ। वाइफ को मिला, सन को मिला, डॉटर को मिला, ये सुनो। यस सर। अब उसके बाद बाय कस्टम एंड यूसेज जो है, वाइफ जो है एक अडॉप्शन करती है, एक और बच्चा लेके आती हैं, तो 12C कहता है कि वो किसी के भी राइट डाइवेस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? एक बात तो ये हो गई, डाइवेस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि रिलेशन बैक थ्योरी है, ऐसा माना जाएगा कि वो जो है एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन और एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द इंटीस्टेट उनको अडॉप्ट कर लिया गया था। अगर पार्टीशन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो डॉटर है उसके हिस्से को डाइवेस्ट नहीं करेगा। अगर उसके को नहीं करेगा तो बच्चे कौन दो? माँ वाइफ और सन, और इनके हिस्से को बराबर करो, इसमें अब 1/3 1/3 होगा। समझ गए? अब मैं भी समझ गई सर। बस नेक्स्ट आइए 22 जी। जो रिलेटिंग बैक थ्योरी है ये केवल जो वूम्ब में चाइल्ड होगा उस पे अप्लाई के साथ साथ एडॉप्टेड पे भी अप्लाई करेगी। यस, तो एडॉप्टेड पे भी अप्लाई होगी। तो तुम यार 20 के अकॉर्डिंग तो वो वूम्ब वाले पे अप्लाई कर जाएगी। अब हम और लो तुम्हें, हाँ हाँ हाँ, बोलती रहो बोलती रहो। और सर एडॉप्टेड पे किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेगी? क्योंकि 20C तो ये कह रहा है, मतलब जो अभी आपने बताया 12 का C, वो तो ये कह रहा है कि जिसमें जो राइट वेस्ट कर गए हैं उस हाँ हाँ, नहीं करेगा एडॉप्टेड चाइल्ड का right। अच्छा फिर तो सर अब अगर मदर ने अपने आप अडॉप्ट किया है तो उनके शेयर में से जाना चाहिए ना केवल सन। लिखिए, श्रीपद गुंजन वर्सेस, श्रीपद गुंजन वर्सेस दत्ता रतन काशीनाथ, दत्ता रतन काशीनाथ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरीके का कोई भी मामला है तो अडॉप्टेड चाइल्ड को भी वही वो माना जाएगा कि वो अडॉप्ट उस टाइम हुआ है। लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट। यार मैं सोच रहा था कुछ और, लेकिन आप लोग जो है ना मुझे व्हाट मिसलीड कर देते हैं सर। परेशान कर दे। लिखिए जरा, लिखिए। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड द मीनिंग, श्रीपद गुंजन versus Datta Ratan Kashinath. Supreme Court has explained the meaning of doctrine of relation back in the following words. When a widow adopts a son, वर्ड widow है, वाइफ नहीं है साक्षी। When a widow adopts a son to her husband, doctrine makes sonship
retrospective from the moment of death of the husband. The adopted son is deemed to is deemed to have been born on the date of death of adoptive father. Full stop. Widow's adoption cannot be nullified by anterior anterior partition of joint family property. And the adopted son can claim partition as a share as if he were begotten, मतलब कि जन्म ले लिया, begotten and was alive when adopted father last breath, जब आखिरी सांस ली तब उसका वो हुआ. ठीक है, क्लियर है? जी सर. सेक्शन 20 में ही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने. दूसरा केस और लिख लो इसके ऊपर, सीताबाई वर्सेस रामचंद्र. अच्छा वो वाला भी लिख लो ना, फीमेल वाला ना. हाँ, ये है कि अगर कोई जो फीमेल है जो उनको वेस्ट हो गया, जो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, अब उसको डाइवेस्ट नहीं कर सकता. मैं ये सब जखीरा खोलना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आप भी कुछ लिखें, क्योंकि मैंने जिस तो आपको बता दिया था. यू मस्ट हैव टू राइट समथिंग. क्लियर है अब? यस सर. 22. Section 22. Preferential right to acquire property in certain cases. प्रिफरेंशियल राइट, प्रीएम्पशन पूछा जाता है कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन कौन से सेक्शन में है. ठीक है, देखिए, वेयर एनी पर्सन इज डाइंग एंटी स्टेट एंड वेयर ही इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी विद अदर पर्सन, if such person is going to transfer or alienated the property to any other person, such person shall be entitled to get a property with a consideration. अगर कोई पर्सन जो है, कोई उसकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या ज्वाइंट प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टी है जिसमें उसका अधिकार है, अगर वो कहीं बाहर ट्रांसफर करने जा रहा है तो उसको बाहर से रोक सकता है, और वो जो है विद अ कंसिडरेशन उस प्रॉपर्टी को ले सकता है, अधिकार है उसको लेने का. ठीक है, लेकिन क्या कंसिडरेशन होगा? अगर कोई कंसिडरेशन पार्टी ने खुद से फिक्स नहीं किया तो कौन फिक्स करेगा? कोर्ट फिक्स करेगी. कोर्ट फिक्स करेगी. पढ़िए जरा. Subsection 1. Where after the commencement of this act, an interest in any immovable property पढ़ लेना, छोड़ दो यार, कोई मतलब नहीं. प्रीएम्पशन पूछा जाएगा 22.
यंगर शेल सर्वाइव एल्डर 21, रिलेशन बैक थ्योरी 20, फुल ब्लड प्रीफर हाफ ब्लड 18, जनरल रूल ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ द फीमेल हिंदू डाइज एंटी स्टेट 15, 14, उसके बाद 10, 8, 6, 3। अब आइए यहाँ सेक्शन। अच्छा एक बार 23 और 24 देख लेना, कब ओमिट किया ये भी पूछा गया है, कौन से एक्ट से ओमिट किया गया। देखिए कौन से ऐसे हुआ है, बताइए भाई। Section 23, special provision respecting dwelling houses, repealed by Hindu Succession Amendment Act 2005. Section 4, सेक्शन with effect नीचे from 9 September 2005. नीचे आ जाइए। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 से हुआ है, ठीक है, बस दोनों 5 से हुए। मर्डरर डिस्क्वालिफाइड, मर्डरर डिस्क्वालिफाइड होते हैं। मर्डरर आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग और सक्सीडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली और एन इंटेस्टेट। सपोज करिए ए एक फादर हैं, उनके एक बेटे हैं बी, एक बेटे हैं सी। बी अब्बा को ऊपर पहुंचा देते हैं, मर्डर कर देते हैं। वेदर ही विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द प्रॉपर्टी? No, sir. नो सर। नो सर। Hmm. क्यों? Sir, अंडर सेक्शन 25 सर। 25, murderer disqualified. मर्डरर Disqualified. डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। और बताइए, पढ़िए जरा इसको। Section 25, murderer disqualified. A person who commits murder or abets the commission of murder shall be disqualified from inheriting the property of the person murdered or any other property in furtherance of the succession to which he or she committed or abetted the commission of the murder. अच्छा एक बात बताइए, ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ये किस प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है? टू व्हाट प्रॉपर्टी दिस एक्ट इज अप्लाई? Immovable property. इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अच्छा, ये तो एक सही है, और अच्छा आंसर। सर सक्सेशन वाला, ज्वाइंट फैमिली वाला प्रॉपर्टी। ज्वाइंट फैमिली वाला प्रॉपर्टी। चलिए, और वेदर हिंदू सक्सेशन, वेदर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाइज टू द एग्रीकल्चरल लैंड? यस सर। साक्षी? हर्ष? क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट एग्रीकल्चरल लैंड पे अप्लाई होता है कि नहीं? यस सर, होता है। होता है, तो ये जेड क्यों बनाए फिर? हैं? जेड क्यों बना है? Did you get my point? बताइए। अब Yes, हाँ, no, sir. देखिए याद रखिएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है एग्रीकल्चर लैंड पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए हमारे यहाँ स्पेशल लॉज है, एंड स्पेशल लॉज शैल हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द पर्सनल लॉज।
हमारे यहाँ एक लॉज बना दिया गया है कि हमारे यहाँ जो प्रॉपर्टी के मामले होंगे, एग्रीकल्चरल लैंड के मामले होंगे, वो कहाँ जाएंगे? जेड से डील किए जाएंगे, जमींदारा जमींदारी एक्ट। या जमींदारी एक्ट या रिवेन्यू कोड से। ठीक है, यहाँ कहा कि मर्डरर आर डिस्क्वालिफाइड। यूपी जमींदारा लैंड एबुलेशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मर्डरर आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी। मर्डरर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, बस ये बताना चाह रहे थे। नेक्स्ट आइए। सर दैट मीन्स अगर मर्डर कर दे या किसी ने अपने फादर का, तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। यस, यही बताना चाह रहे थे। नेक्स्ट सेक्शन 26 26 कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स डिस्क्वालिफाइड। जल्दी से ए लिखिए ऊपर। एक ए के दो बेटे बच्चे हैं, बी और सी। बी और सी। बी अपोस्टेट हो गया, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन कर लिया, इस्लाम धर्म में चला गया। कन्वर्जन से पहले ई हुआ, कन्वर्जन से पहले ई हुआ, इसके नीचे फिर ई और उसकी बराबर में एफ, कन्वर्जन के बाद एफ। पढ़िए जरा 26। Section 26 where before or after the commencement of this act a Hindu has ceased or ceases to be a Hindu by conversion to another religion, children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relatives unless such children or descendants are Hindus at the time when the succession opens. बताइए मुझे अब जरा हमारे उसमें बताइए किसको मिलेगा शेयर, किसको नहीं मिलेगा? सर इसमें ई को मिलेगा, एफ को नहीं मिलेगा। क्यों? सर क्योंकि बी इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, उसके बाद वो एफ बॉर्न हुआ है। तेज है लड़की। और कन्वर्जन से पहले इसके राइट, वो मतलब कन्वर्जन के बाद सर राइट सही बेटा, बहुत सही है, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। एफ को नहीं मिलेगा, एफ कन्वर्जन के बाद है। वो कह रहा है कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट आइए 27। Section 27 succession when heir disqualified. सक्सेशन व्हेन heirs डिस्क्वालिफाइड। heirs डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ए है, चलिए जल्दी ए के दो बच्चे हैं, बी और सी। बी और सी, ठीक है। बी के दो बच्चे हैं, ई एंड एफ। बी ए को मर्डर कर देता है, ए का मर्डर कर देता है, अपने अब्बा का, अपने फादर का मर्डर कर देता है बी। पढ़िए जरा। If any person is disqualified from inheriting any property under this act, it shall devolve as if such person had died before the intestate. ऐसे डिवोल्व होगी कि जैसे कि इंटीस्टेट करने से पहले डाई हो गया हो। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? ई और एफ। E or F, E, F और C. बी को मिलेगी कि नहीं? No, नो sir. चलो, मतलब क्लियर है तुम्हारी चीजें। 20। अच्छा ये याद रखना, ये पूछे सब सेक्शन जाते हैं जितने पढ़ा रहा हूँ। 28 Section 28 disease, defect, etc. not to disqualify. डिसीज, डिफेक्ट, एक्सेट्रा नॉट टू डिस्क्वालीफाई। पहले ये ग्राउंड था, अगर किसी को डिजीज हो गई या कोई डिफेक्ट है, कोई अनसाउंड माइंड है या कोई बीमारी हो गई, लिप्रोसी वगैरह हो गई, तो ही वाज नॉट competent or entitled to get an inheritance in the property. प्रॉपर्टी में उनको इनहेरिटेंस नहीं मिलता था। लेकिन आफ्टर पासिंग ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दी गई ये डिफेक्ट,
और अब कहा कि अगर कोई पर्सन को कोई डिजीज है, डिफेक्ट है, ही शैल बी इंटाइटल्ड। ऐसा डिजीज डिफेक्ट उसको जो है प्रिवेंट नहीं करेगी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए। ठीक, क्लियर है? यस क्या 3 वर्ड है? डिसीज, डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी। अंडरलाइन। 29 से ऊपर देखो क्या लिखा है। इश्केट पढ़ो साक्षी, क्या लिखा है ये? साक्षी क्या लिखा है बताओ। अनामिका क्या लिखा है ये? राजगामित्व। इंग्लिश में बताओ मुझे। एस्चीट। एस चीट, एस चैट बोलते हैं इसको, एस चीट नहीं, एस चैट। ये कहता है कि आपने कोई एयर नहीं छोड़ा, जिसका कोई नहीं उसका कौन? गवर्नमेंट। सरकार। सरकार ले लेगी ना, कोई बात नहीं। तुम्हारा कोई नहीं तो सरकार है। पढ़ो देखो। सेक्शन 29 फेलियर ऑफ एयर्स। बस छोड़ दो, लेफ्ट नो एयर्स अंडरलाइन करो। शैल डिवॉल्व टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में चली जाएगी। चैप्टर 3 टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन 30 में दिया गया है। पूछा जाता है कि सक्सेशन बाय विल कौन से सेक्शन में है? कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 30 30 सर। ठीक है, क्लियर है बात? रिपील 31 में हैप्पी एंडिंग ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब बताइए किसी का कोई क्वेश्चन? अब जरा आ जाइए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर आपने बताया कि जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होती है वो इस एक्ट के थ्रू कवर नहीं होती है। नहीं, क्योंकि स्पेशल एक्ट है, होती है, लेकिन वहां स्पेशल एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। स्पेशल एक्ट शैल हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट्स ओवर द पर्सनल लॉज, ओवर द जनरल लॉज। जनरल लॉज है। अब पूछिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर, क्लियर। है नहीं, नहीं पूछिए, अभी तो बताया भी नहीं आंसर, पहले क्लियर हो गया। सर ओवर राइडिंग इफेक्ट बता दिया ना आपने, बस क्लियर हो गया। हाँ, और नहीं पढ़ा क्या? आ जाइए सर जरा। एग्रीकल्चर लैंड वाला नहीं, पॉइंट नहीं पढ़ा था सर, मतलब पता भी नहीं था जो आपने ये वाला पॉइंट बताया वो। अच्छा, when did you completed your law? और सर 2019। BLLB और BA और LLB? सर BBA LLB। BBLLB from where? फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान सर। Okay, then after LLM? No sir, then after I did practice of Delhi district courts, then I joined corporate field sir. हाँ सही है, बढ़िया है। आ जाइए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। देखिए अब बात करेंगे थोड़ा सा कि हु इज माइनर। माइनर, माइनर कौन होता है, माइनर का गार्जियन कौन होगा, नेचुरल गार्जियन कौन होता है, कौन कौन गार्जियन हो सकता है, नेचुरल गार्जियन कौन होगा, गार्जियन बाय कोर्ट कौन होगा। ठीक है, अब हम इस चीजों को पूरा एक अच्छे से डिस्कस करते हैं। जरा पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड बताइए, नाम क्या है इस एक्ट का? सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। सबसेक्शन जी। 1 दिस एक्ट may be called the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. 1956। जरा इसकी डेफिनेशन देखिए कौन से क्लॉज में, और वहां और एक्ट में डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है?
3 में है, यहाँ कितने में है? सर 4 में। यहाँ 4 है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप की जो डेफिनेशन क्लॉज है कौन से सेक्शन में है? कौन से में है? 4 में। 4। कौन कौन क्या है जरा बताएं। Section 4 definitions. In this act, जी, clause A minor means a person who has not completed the age of 18 years. who has not completed the age of 18 year is a minor. Next. Clause B guardian means a person having the care of the person of a minor or of his property or of both his person and property and includes subclause 1 a अच्छा natural देखिए, अंडरलाइन करिएगा। गार्जियन कह रहा है कि वो गार्जियन कह रहा है कि पर्सन के लिए होगा, पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए होगा। पर्सन मतलब उसके इंडिविजुअल के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए कौन गार्जियन होगा? गार्जियन किसे कहते हैं? कौन गार्जियन होगा? तो कहे नेचुरल गार्जियन होगा। फिर गार्जियन अपॉइंटेड बाय द नेचुरल गार्जियन बाय विल, विल के द्वारा अपॉइंट किया गया। टेस्टामेंटरी गार्जियन होगा। पढ़िए जरा। clause 1 a natural guardian. Clause 2 नेचुरल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन नैसर्गिक संरक्षक, नैसर्गिक जो बाय नेचर आपके मम्मा डैड है ना। सेक्शन 6 biological लिखो। biological parents. बायोलॉजिकल, सेक्शन 6 लिखे इसके सामने। नेक्स्ट। Clause 2 a guardian appointed by the will of the minor's father or mother. सेक्शन 9 लिखो। वेयर नेचुरल गार्जियन हैज अपॉइंटेड बाय विल अ गार्जियन। नेचुरल गार्जियन बाय विल अगर किसी को अपॉइंट करते हैं वो भी गार्जियन होगा। उसका नाम क्या है? टेस्टामेंटरी गार्जियन। सेक्शन 9। नेक्स्ट। Clause 3 a guardian appointed or declared by a court. Guardian appointed and declared by the court, where guardian appointed by the court। ठीक है। Yes, sir. सेक्शन 13। नेक्स्ट। Clause 4 a person empowered to act as such by or under any enactment relating to any court of wards. ठीक है। एनी पर्सन empowered to act by or under the enactment any court of wards, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंडर जिनको गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट। Clause C natural guardian means any of the guardians mentioned in section 6. सेक्शन 6 में जो गार्जियन दिए गए हैं वो नेचुरल गार्जियन हैं। ठीक है। ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा दिस एक्ट का। ठीक है, वो हम छोड़ेंगे। सेक्शन 6 पढ़ेंगे। आइए जल्दी से। Section 6 हु इज नेचुरल गार्जियन? जी सर इसमें क्लॉज जो है 4 में सर क्या इसमें होगा? यहाँ तो कोर्ट द्वारा तो अपॉइंट तो हो गया 3 में, 4 में कौन सा है? कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक पूरा एक्ट है, उसके अंदर पढ़ाएंगे अभी। नेक्स्ट। Section सेक्शन 6 natural guardians of a Hindu minor. जी The natural हिंदू guardian माइनर, देखिए हिंदू माइनर के नेचुरल गार्जियन किस किस को कहा जाएगा? किसके कौन गार्जियन होंगे? माइनर सन का कौन होगा? माइनर डॉटर का कौन होगा? जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए। अगर कोई मैरिड डॉटर है तो उनका कौन होगा, और कोई डॉटर है तो उनका कौन होगा? ये सब बताया गया है। बताइए जरा कौन कौन होंगे। the natural guardian of a Hindu minor in respect of the minor's person as well as in respect of the minor's property, excluding his or her undivided interest in joint family property, are clause रुकिए। नेचुरल गार्जियंस ऑफ हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन, अंडरलाइन करिएगा। दोनों चीजें पूछी गई हैं कि सेक्शन 6 में कौन से गार्जियन है, वो पर्सन के हैं कि प्रॉपर्टी के? तो दोनों के हैं।
माइनर्स पर्सन और माइनर्स प्रॉपर्टी, और अंडरलाइन करेगा ऑल्सो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी आर। कौन कौन गार्जियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, A. In the case of a boy or an unmarried girl, the father, and after him, the mother. कहा कि इन केस ऑफ अ बॉय और अनमैरिड डॉटर द फादर शैल बी अ गार्जियन, नेचुरल गार्जियन, आफ्टर हिम फादर, सॉरी मदर, यही है ना वर्ड, Yes, sir. आफ्टर हिम मदर। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड बिफोर द कोर्ट, व्हाट इज वेदर वेयर अ पर्सन। अच्छा चलिए हम एक प्रॉब्लम देते हैं, उसमें आप बताइएगा। एक 5 साल का बच्चा है, उस बच्चे का अकाउंट खुलवाना है माँ को। माँ किसी रीजन से अब्बा से अपने हस्बैंड से अलग रहती है बच्चे को लेकर। सपोज 6 साल का बच्चा है, 5 साल का। अब वो अकाउंट खुलाने गई तो अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि आप जो है अकाउंट नहीं खुलवा सकती क्योंकि यू आर नॉट द गार्जियन ऑफ द, यू आर नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ द व्हाट, माइनर। माइनर की नेचुरल गार्जियन आप नहीं है, इनके फादर हैं, फादर लाइए आप। बताइए अकाउंट ओपन होगा कि नहीं होगा? सर ओपन हो जाएगा। होगा सर। कैसे केस लॉ में कैसे? गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई किया था उसको। और देखिए यहाँ इन ये गीता हरिहरन का एक केस है, इन गीता हरिहरन वर्सेस RBI, Reserve Bank of India. In this case, the Honorable Supreme Court has held that under section 6 clause A, after does not only means after the death of the father. Here the term after does not only mean that after the death of the father, but here after means where a wife due to some reason is residing separately or living separately from the husband, or in any other condition where the wife is living separately from her husband, she will be entitled to be as a natural guardian of a minor child. क्लियर है बात? यस गीता हरिहरन वर्सेस, जी गीता हरिहरन वर्सेस RBI, सर वो ठीक है। उन्होंने कहा कि इन डिफरेंट कंडीशन वेयर द, इन अ डिफरेंट कंडीशन where the husband and wife are living separately and physically or mentally where the husband is incapable, then the wife can be a natural guardian of a minor. क्लियर है बात? यस सर। दूसरा केस लिखिए ABC वर्सेस NCT दिल्ली, ABC वर्सेस NCT दिल्ली। इसमें भी ऐसा ही हुआ। इसमें भी एक माँ थी, उनका एक बेटा था, अब वो भी अकाउंट मना कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, शी इज in a different condition where the wife is living separately from her husband, she shall be entitled to be to be treated as a natural guardian of a minor. क्लियर है? यस सर। दोनों केस क्लियर? गीता हरिहरन और ABC ABC वर्सेस 2015 का केस है जी। प्रोविजो पढ़िए।
proviso that no person shall be entitled to act as the natural guardian of a minor under the provisions of this section, clause A, if he has ceased to be a Hindu. पता और नहीं यार कहाँ पढ़ रहे हो आप। सर प्रोवाइजो पढ़ रहा हूँ। ए का प्रोविजो A proviso that the custody of a minor who has not completed the age of 5 years shall ordinarily be with the mother. जिसने 5 साल की एज कंप्लीट न की गई हो वो माइनर के साथ कस्टडी, मदर के साथ कस्टडी होगी, गार्जियन नहीं होगी। नेचुरल गार्जियन होना और कस्टडी होना बोथ आर डिफरेंट। यस नो? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट बी। Clause B. In the case of an illegitimate boy or an illegitimate unmarried girl, the mother and after her the father. इलिजिटिमेट बॉय और इलिजिटिमेट अनमैरिड गर्ल के मामले में पहले मदर होगी और मदर नहीं है तो उनके फादर। मदर क्या होती है? नेचुरल गार्जियन होती है इलिजिटिमेट चाइल्ड की। सी। Clause C. In the case of a married girl, the husband. समझ रहे हैं आप? 3 चीजें याद रखिएगा, बॉय और अनमैरिड गर्ल के जो नेचुरल गार्जियन होंगे वो फादर, उसके बाद मदर, और चाइल्ड जो 5 साल से कम है उसका कस्टडी किस पे होगी? जनरली Mother. मदर के पास। क्लॉज बी कहता है कि लेजिटिमेट चाइल्ड की जो नेचुरल गार्जियन होगी वो मदर होगी, उसके बाद फादर। अनमैरिड डॉटर की जो नेचुरल गार्जियन होगा वो कौन होगा? उसका हस्बैंड। Husband. प्रोविजो पढ़िए। Proviso that no person shall be entitled to act as the natural guardian of a minor under the provisions of this section, clause A, if he has ceased to be a Hindu. Disabilities arises by apostasy. When a person has apostate, converted into any religion, ceased to be a Hindu by any other ground, by any means. Next. Or clause B, if he has completely and finally renounced the world by becoming a hermit, vanaprasth, or an ascetic, yati or ठीक sannyasi. है, अगर कोई कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस कर देता है वर्ल्ड को, अगर कोई सन्यासी बन जाता है तो भी he cannot be treated as a natural guardian of a minor for the purpose of the minor's person or property. क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, डिसेबिलिटी ड्यू टू माइनॉरिटी। डिसेबिलिटी ड्यू टू माइनॉरिटी, माइनर भी किसी का गार्जियन नहीं हो सकता, माइनर का गार्जियन नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है बात? यस नो? Yes. Yes, sir. अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ दो यहाँ Explanation. से बहुत जी। In this section, the expression father and mother do not include a stepfather and a stepmother. स्टेप फादर और स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होती, कट डाउन। क्लियर? Yes, sir. हर्ष?